गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम फाइनल ईयर। हम परक्यूजिट्स कर रहे हैं। मैंने अभी तक जो आपको परक्यूजिट्स करवाए, मैं डॉक्टर एच सी मेहरोत्रा की बुक में से करवा रही हूँ, साहित्य भवन आगरा पब्लिकेशन में से करवा रही हूँ। परक्यूजिट्स जो हैं 3 तरह के होते हैं। टैक्सेबल परक्यूजिट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़, टैक्सेबल परक्यूजिट्स फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ ओनली, और टैक्स फ्री परक्यूजिट्स फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़। और हमने ये सारे मोटे मोटे उसमें से किए। फिर हमने उसके बाद किए कि मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल की जो सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज़ हैं, उनके संबंध में इनकम टैक्स में परक्यूजिट को लेकर क्या दिया हुआ है। उसके बाद हमने जो है इसमें करना है लीव ट्रेवल कंसेशन। लीव ट्रेवल कंसेशन मतलब जब नियोक्ता से प्राप्त अवकाश रियायत निर्धारित सीमा तक कर मुक्त है, विद सब्जेक्ट टू द कंडीशन की ट्रेवलिंग जो है वो एक्चुअल में होनी चाहिए और उसके ऊपर एक्चुअल में स्पेंड जो है वो किया गया हो। ये ट्रेवलिंग जो है आपकी थ्रू आउट इंडिया कहीं पर भी हो सकती है और उसकी नेटिव प्लेस पर भी हो सकती है, चाहे वो रूरल एरिया है चाहे वो शहर है। और वो अवकाश ग्रहण करने पर भी इस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। ये फैसिलिटी उसके और उसके परिवार के सदस्यों ने अवेल की हो। उसके फैमिली मेम्बर से मतलब है स्पाउस, एम्प्लॉय के लिए स्पाउस, उसके डिपेंडेंट बच्चे या डिपेंडेंट माता पिता। बच्चे जो हैं अप टू 2 चिल्ड्रन होगा अगर वो 1998 के बाद पैदा हुए हैं। 1998 से पहले पैदा हुए हैं तो 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और उन्होंने एक स्पेशल क्लॉज डाली है कि अगर फर्स्ट बेबी सिंगल है और उसके बाद ट्विंस होते हैं तो तीनों बच्चों के लिए जो है लीव ट्रेवल कंसेशन जो है वो मिलेगा। तो इसमें 4-4 वर्षों के खंड बनाए जाते हैं। 4 साल में एक बार लीव ट्रेवल कंसेशन जो है वो मिलता है। अगर उन 4 सालों में अवेल नहीं कर पाता तो जैसे ही वो ईयर 4 खत्म होते हैं वो अवेल कर सकता है और अगले खंड में जो है वो 2 बार लीव ट्रेवल कंसेशन जो है उसकी छूट ले सकता है। और ये यात्रा जो है वो हवाई जहाज, ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उसके स्टेटस के ऊपर निर्भर करेगा कि उसको बाय एयर मिलता है, बाय ट्रेन मिलता है या और किसी मोड से मिलता है। लेकिन वो मिक्स करके भी यूज़ कर सकता है क्योंकि सारी जगह जो है एरोप्लेन्स नहीं जाते। ट्रेन में भी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। एसी फर्स्ट क्लास होता है, फिर एसी होता है, फिर सेकंड क्लास एसी, फिर थर्ड क्लास एसी होता है। तो आपके स्टेटस के हिसाब से जो है आपको कंसेशन मिलता है। हवाई जहाज द्वारा अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो जो सबसे छोटा रास्ता है इकोनॉमी फेयर का जो है वो आपको मिलेगा, या आपने जो स्पेंड किया है दोनों में से जो भी कम होगा उसकी एग्जम्पशन मिलेगी। इसी तरह ट्रेन में सबसे छोटे रास्ते से आपको एसी वातानुकूलित और या फर्स्ट क्लास श्रेणी का किराया मिलेगा, या जो एक्चुअली आपने स्पेंड किया है दोनों में से जो भी कम होगा उसका कंसेशन जो है वो मिलेगा। लेकिन यात्रा शुरू करने से पहले या यात्रा ख़त्म करने पर जहाँ डेस्टिनेशन पर आपने पहुँचना है वहाँ ट्रेन या हवाई जहाज का जो है वो नहीं है। तो ट्रेन में जो एसी का किराया होगा या एक्चुअली आपने स्पेंड किया जो भी दोनों में से कम होगा। और अगर यात्रा शुरू करने से पहले या पहुँचने के स्थान तक का रास्ता फुल्ली या पार्शली ट्रेन से नहीं है तो इसमें जो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध है तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और एक्चुअली स्पेंड जो भी दोनों में से कम होगा। सबसे छोटा रास्ता जो है इसमें लेते हैं, जो सबसे छोटे रास्ते से आप जहाँ से पहुँच सकते हैं। और अगर वहाँ पर पब्लिक सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं है तो ये मानते हुए कि यात्रा जो है वो ट्रेन के द्वारा की गई है तो सबसे छोटा रास्ता जो एसी उस क्लास के लिए होता है और एक्चुअली स्पेंड जो भी दोनों में से सबसे कम होगा उसकी छूट जो है वो दी जाएगी। उसके बाद हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन नहीं कहेंगे बल्कि यहाँ पर एक बड़ा सुविधाजनक चार्ट दिया हुआ है इस बुक में। तो उसमें स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के कुछ परक्यूजिट्स दिए हुए हैं जिनके बारे में चार्ट बनाकर बताया गया है कि वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल हैं या नॉन स्पेसिफाइड के केस में टैक्सेबल हैं या नहीं है। तो वो ध्यान से देखो। पहले है स्वीपर, चौकीदार, माली या निजी सहायक, पर्सनल असिस्टेंट। अगर उनकी अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयर द्वारा की जाती है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल हैं और नॉन स्पेसिफाइड के केस में एग्जम्प्ट हैं।
यहाँ पर क्या कंडीशन है कि वो अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं, एम्प्लॉयर के द्वारा। अगर दूसरी बात है कि अगर उनकी अपॉइंटमेंट जो है एम्प्लॉय के द्वारा की जाती है तो दोनों ही कंडीशंस में, स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड में, वो टैक्सेबल जो है वो माने जाएंगे। इसमें दोनों चीज़ें हैं कि अगर पेमेंट डायरेक्टली जो है वो एम्प्लॉयर के द्वारा की जाती है या रीइंबर्समेंट की जाती है। मैंने आपको दोनों चीज़ों में फ़र्क पहले बताया था। एक पेमेंट जो है वो एम्प्लॉयर के द्वारा डायरेक्ट कर दी गई, जो भी आपने असिस्टेंट रखा या सर्वेंट रखा, चौकीदार रखा, स्वीपर रखा, तो डायरेक्ट उसको कर दी, या एम्प्लॉय ने पेमेंट कर दी, बाद में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को उसकी पूर्ति कर दी, उसको रीइंबर्समेंट जो है वो कहते हैं। तो इसी तरह गैस, बिजली तथा पानी की सुविधा अगर कनेक्शन एम्प्लॉय के नाम में पे है तो स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड दोनों केसेस में वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर सप्लाई एम्प्लॉयर जो है अपने सोर्सेज से देता है और उसमें स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल होगा और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्स फ्री होगा। उसके बाद है एजुकेशनल फैसिलिटी। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयर का है और वही सारा खर्चा करता है, किसी उसमें जो है किसी अन्य शिक्षा संस्थान द्वारा मुफ्त शिक्षा बशर्ते वहाँ नियोक्ता के यहाँ नियोजन के कारण प्रदान की जा रही है, या शिक्षा सुविधा कर्मचारी के बच्चों को तक अगर उसकी लागत 1,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चे से अधिक नहीं है, तो ये क्या मानी जाएगी, एग्जम्प्ट। यानी अगर वो अपने स्कूल में जो है वो फैसिलिटी देता है, बच्चे पढ़ते हैं, तो वो दोनों केसेस में एग्जम्प्ट मानी जाएगी। और परिवार, और अगर वो बच्चों को जो सुविधा देता है वो 1,000 रुपये से प्रति माह से अधिक नहीं है, तो भी दोनों केसेस में कर मुक्त होगी। अगर परिवार के अन्य सदस्य संस्थाओं में शिक्षा दी जाती है, तो परिवार के अन्य सदस्यों को शिक्षा दी जाती है, तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल होगी और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में जो है वो एग्जम्प्ट होगी। अन्य शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में क्या होगी, टैक्सेबल होगी, और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में जो है टैक्स फ्री होगी। और टेलीफोन में मोबाइल भी इंक्लूडेड है, यहाँ लिखा नहीं हुआ लेकिन टेलीफोन का मतलब मोबाइल भी है। दोनों केसेस में एग्जम्प्ट होगी, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के भी और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के भी। चल संपत्ति का उपयोग, यूज़ ऑफ मूवेबल एसेट्स, कार को छोड़कर, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ में टैक्सेबल और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ में भी टैक्सेबल। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, अंतरण वर्ड मेरे से किसी ने पूछा था, अंतरण हस्तांतरण एक ही बात है, तो दोनों केसेस में स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड के केसेस में टैक्सेबल होगी। तो कार की जो है आगे डिटेल पर दी हुई है। स्पेसिफाइड के केस में ये क्या होती है, टैक्स फ्री होती है अगर कार नियोक्ता की है या उसने किराए पर ली हुई है, तो स्पेसिफाइड के केस में टैक्सेबल होती है और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्स फ्री होती है। और अगर कार कर्मचारी की है तो दोनों केसेस में टैक्सेबल होती है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल और नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्स फ्री जो है वो होती है। लेकिन हमने इसको आराम से ध्यान से देखना है, एक एक करके जो है हम परक्यूजिट्स करेंगे जैसे जैसे, जिसमें सबसे पहले आपका जो वैल्यूएशन ऑफ परक्यूजिट्स है, वैल्यूएशन जो है एक्चुअली कैश में नहीं होती। आप सबको पता है जो अलाउंसेस होते हैं वो कैश में होते हैं और हम सीधा जो है ऐड कर लेते हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स। लेकिन जो परक्यूजिट्स होते हैं उनकी हमें क्या करनी पड़ती है, वैल्यूएशन जो है वो करनी पड़ती है। जो टैक्स फ्री परक्यूजिट्स होते हैं उनके तो वैल्यूएशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो टैक्सेबल परक्यूजिट्स होते हैं उनकी मूल्यांकन जो है वो करना पड़ता है। कोई भी परक्यूजिट्स जो उस एम्प्लॉय को या उसकी फैमिली को दिया जाता है वो उसकी वैल्यूएशन करके सैलरी में जो है वो ऐड किया जाता है। ये सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के रूल 3 के अनुसार जो है निर्धारित किया जाता है। इसमें उसने कहा कि एम्प्लॉय या उसके फैमिली मेंबर्स, तो एम्प्लॉय और उसके फैमिली मेंबर्स क्या हैं, स्पाउस मैंने आपको बताया कि वाइस वर्सा यूज़ होता है, हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड। चिल्ड्रन और चिल्ड्रन के स्पाउस, माता पिता, या अगर कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, उसका कोई डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट भी इस पर्पज़ के लिए इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वयं रहने के मकान।
स्वयं रहने के मकान मतलब ये जो है सॉरी रहने के मकान की सुविधा का मूल्यांकन, रेंट फ्री अकोमोडेशन या कंसेशनल रेंट पर दी गई अकोमोडेशन की वैल्यूएशन। इसके लिए हम एम्प्लॉयज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सरकारी कर्मचारी और अन्य कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आते हैं। तो रूल देखो आप, वैसे तो बड़े अच्छे डायग्राम बनाए हुए हैं इसमें, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। अब दो तरह के होते हैं, अनफर्निश्ड अकोमोडेशन और फर्निश्ड अकोमोडेशन। अनफर्निश्ड अकोमोडेशन में जो गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसके अनुसार वैल्यूएशन की जाएगी और वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। और अगर फर्निश्ड अकोमोडेशन दी गई है, सुसज्जित मकान, फर्निश्ड मीन्स सुसज्जित, इसका मतलब है कि मकान के साथ और सुविधाएं भी दी गई हैं, जैसे फर्नीचर है, आपका फ्रिज है, गीज़र है, कुछ भी हो सकती हैं ये सुविधाएं। तो वहाँ पर आपने कॉस्ट प्राइस का 10%, जो ऊपर आपने वैल्यूएशन निकाली है उसका 10% जो है इसमें ऐड कर दिया जाएगा। 10% कॉस्ट का, और कोई चीज़ से आपका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ कॉस्ट को आपने देखना है। डेप्रिशिएटेड वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, कुछ भी लिखा हो, आपने सिर्फ किसको लेना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का 10% जो है, जो आप नियमों के अनुसार कैलकुलेट करोगे वो उसमें ऐड हो जाएगा। ये तो हो गया अगर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। अगर उसके बदले में कुछ चार्ज किया जाता है, यानी कंसेशनल रेट पे दी जाती है, तो जितना एम्प्लॉय से चार्ज किया जाएगा वो उसमें से क्या हो जाएगा, लेस जो है वो हो जाएगा, वो उसमें से क्या हो जाएगा, लेस जो है वो हो जाएगा। अब देखो इलस्ट्रेशन है, ध्यान से पढ़ना। कई बार क्वेश्चन में लिखा नहीं होता वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, आपको क्वेश्चन पढ़ने, जिलाधीश है, इसका मतलब डीसी है, पढ़ के पता चल जाएगा कि वो क्या है, अधिकारी है, आगरा का म्यूनिसिपल कमेटी का अधिकारी है, तो इट मीन्स वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। तो इसमें जो है मैं फिर बता रही हूँ कि आपने इसमें क्या लेना है, सरकारी नियमों के अनुसार निर्धारित राशि, तो राशि आपको दी हुई होगी, तो उसके अनुसार जो है आपने कैलकुलेट करना है। देखो इलस्ट्रेशन 7, श्री बिशन नारायण इज a district magistrate of Agra. He is living in a furnished bungalow provided by the government free of rent. रेंट फ्री अकोमोडेशन दी हुई है। इज हिज सैलरी इज 1,20,000 पर मंथ। द रेंट ऑफ द अनफर्निश्ड बंगलो एज पर गवर्नमेंट रूल इज 2,000 पर मंथ। आपको अनफर्निश्ड बेंगलो की एज पर गवर्नमेंट रूल्स दी हुई है 2,000 पर मंथ। तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी, 24,000 पर क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। बट इट्स फेयर रेंटल वैल्यू इज 17,000 पर मंथ। ही इज प्रोवाइडेड फर्नीचर etc. of the cost of 1,70,000. Find out the rent free हाउस एट परक्यूजिट फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पर्पज के लिए हमने रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यूएशन जो है वो करनी है। इसमें तो बिल्कुल सिंपल है, 2,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ, 2,000 पर मंथ का मतलब है आपका कि इंटू 12 24,000, और कॉस्ट दी हुई है उसको, फर्निश्ड अकोमोडेशन दी हुई है 1,70,000, उसका 10% लेंगे कॉस्ट का। हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि हमने सिर्फ क्या लेना है, कॉस्ट का 10% जो है वो लेना है, कॉस्ट का 10% जो है वो लेना है। और वैल्यूएशन आपको दी हुई है 24,000, 2,000 पर मंथ यानी 24,000। अगर इसके बदले में कुछ चार्ज किया जाता है तो वो इसमें से लेस हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कंसेशनल रेट पे हो जाएगा। उसके बाद है अदर, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अलावा जो एम्प्लॉयज़ होंगे, अगर घर एम्प्लॉयर का है, ध्यान से देखना इसमें दो कैटेगरीज हैं, अगर घर एम्प्लॉयर का है और दूसरा है अगर घर जो है एम्प्लॉयर ने रेंट पर लेकर दिया है, अगर घर अपना है और दूसरा रेंट पर लेकर दिया है। तो ये पॉपुलेशन के हिसाब से है। अगर शहर की जनसंख्या जो 2001 में की गई थी, सेंसस इंडिया में जो किए गए हैं उसके अनुसार 25 लाख से अधिक है, तो उस अवधि के लिए जो ड्यू सैलरी होगी, देय वेतन होगा, उसका 15% जिस अवधि में मकान कर्मचारी के पास रहा, जितनी देर वो उस घर में रहा उस अवधि के लिए सैलरी का 15%, अगर पॉपुलेशन जो है वो 25 लाख से ज़्यादा है।
और अगर पॉपुलेशन जो है 10 लाख से ज़्यादा है लेकिन 25 लाख से कम है, तो उस गत वर्ष की अवधि में जितने देर के लिए वो उस घर में रहा, सैलरी का 10%, दे सैलरी का 10%। और अगर किसी और शहर में वो रहता है जहां पॉपुलेशन यानी 10 लाख से कम है, तो उस अवधि के लिए, गत वर्ष की अवधि के लिए, देय वेतन का 7.5% जिस अवधि में मकान उसके पास रहा जो है वो कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से फिर से देखो कि अगर पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, सेंसस जो है वो 2001 का लिया गया है, 25 लाख से ज़्यादा है, तो सीधा सीधा है सैलरी का 15%। ये टेक्निकली लिखने के लिए ऐसे ही लिखा जाएगा, उस गत वर्ष की अवधि के लिए देय वेतन का 15% जिस अवधि में मकान कर्मचारी के पास रहा। और अगर पॉपुलेशन 10 से 25 लाख के बीच है, तो उस गत वर्ष के लिए जिस अवधि में वो मकान उसके पास रहा 10%, और अगर पॉपुलेशन जो है वो 10 लाख से कम है तो 7.5%। ये तो तब है अगर घर एम्प्लॉयर का है। और अगर घर एम्प्लॉयर ने रेंट पर लेके दिया है, तो जो एक्चुअल रेंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है और उस देय अवधि के लिए 15% सैलरी का जब कर्मचारी के पास रहा, दोनों में से जो भी कम होगा, यानी रेंट पेड और 15% ऑफ द सैलरी उस पीरियड के लिए जिसमें वो रहा, तो वो उसकी वैल्यूएशन जो है वो हो जाएगी। ये है फर्निश्ड अकोमोडेशन के लिए। अगर वो फर्निश्ड अकोमोडेशन देता है, तो फर्निश्ड अकोमोडेशन में सेम रूल रहेगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में है, कॉस्ट का 10%, फर्निशिंग की कॉस्ट का 10%। फिर मैं बता रही हूँ कि इसमें डेप्रिशिएटेड वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू या बुक वैल्यू किसी से कोई लेना देना आपका नहीं है, आपने सिर्फ कॉस्ट प्राइस जो है वो देखनी है। और अगर कंसेशनल रेट पे दी जाती है, कंसेशनल रेट का मतलब है कि इस एकोमोडेशन के बदले में उससे कुछ चार्ज किया जाता है, तो जितना चार्ज किया जाएगा वो उसमें से क्या कर दिया जाएगा, लेस जो है वो कर दिया जाएगा। तो इसमें बड़ा अच्छा चार्ट भी बनाया हुआ है। वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स जो भी कैलकुलेशन होगी, और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में सिटी की पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा। 25 लाख को एक्सीड करती है तो 15%, 10 लाख और 25 लाख के बीच में है तो 10%, और 10 लाख से कम है तो 7.5%। और अगर एकोमोडेशन उसने रेंट पर लेके दी है तो रेंट पेड और 15% ऑफ द सैलरी जो भी दोनों में से कम होगा वो जो है हम लेंगे। और इसके लिए अगर कुछ चार्ज किया जाता है तो उसको क्या कर देंगे, लेस जो है वो कर देंगे। तो फर्निशिंग का आपको बता दिया, कॉस्ट का 10% जो है वो लिया जाएगा। तो अब आप 8th इलस्ट्रेशन देखो ध्यान से, आपको क्लियर हो जाना चाहिए। A company has provided residential accommodation to an employee. From the following information, find out the valuation of perquisite for accommodation. Fair rental value of the house, annual 70,000, salary 6 lakh. The house is situated in a city whose population is more than 25 lakhs, and the house is situated population is less than 10 lakh. तो दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं कि एक तो 25 लाख से ज़्यादा है तो हमने सैलरी 6 लाख है उसका 15% जो है वो ले लेना है। 6 लाख का 15% 90,000, और अगर वो 10 लाख से कम पॉपुलेशन है तो 7.5%, 6 लाख का 7.5% आधा ही हो जाएगा। आप मैथमेटिकली अगर जल्दी से कैलकुलेट करो तो 45,000। और इसमें जो है आपका उसके बाद दिया हुआ है 9th इलस्ट्रेशन दी हुई है। A company took a house on rent and allotted it to its employees. From the following information, find out the value of perquisite of accommodation. Rent paid for the year 60,000, salary 5 lakh, cost of furniture provided in the house, rent charge from the employee, सैलरी पर मंथ। सारी चीज़ें हैं इसमें, ये कंसेशनल रेट पर दिया गया है आपको। तो इसमें रेंट पेड वाला केस हो गया कि घर जो है एम्प्लॉयर का अपना नहीं है बल्कि उसने रेंट पर जो है वो लेकर दिया है।
तो उस केस में क्या हम देखते हैं, रेंट पेड और सैलरी का 15% जो भी दोनों में से कम हो। तो रेंट पेड कितना है आपका 60,000, और आप 60,000, और सैलरी का 15%, सैलरी का 15% 5 लाख का 15% कितना हो जाएगा 75,000, जो भी दोनों में से कम हो। दोनों में से कम क्या है 60,000। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि 60,000 की कॉस्ट का फर्नीचर दिया हुआ है, कॉस्ट है इसकी 60,000, 10% ले लेंगे, कितना हो गया 6,000, टोटल कितना हो गया 66,000। और फिर उसके बाद जो है वो एम्प्लॉय से 1,000 पर मंथ जो है वो चार्ज कर रहा है। इसका मतलब ये कंसेशनल रेट पे है, 1,000 पर मंथ, 12,000 जो है वो लेस हो जाएगा। तो आपके परक्यूजिट की वैल्यूएशन कितनी हो जाएगी 54,000। कितनी हो जाएगी 54,000। क्लियर है? तो ये क्लियर होना चाहिए आपको। अब देखो, अगर मैं एक बार ब्रीफिंग कर देती हूँ, हम रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यूएशन के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एम्प्लॉइज को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में एज पर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज गवर्नमेंट रूल्स, अगर वो फर्निश्ड है तो कॉस्ट का, फर्नीचर की कॉस्ट का, जो भी फर्निशिंग है उसकी कॉस्ट का 10%, और अगर एम्प्लॉई से उसके बदले में कुछ चार्ज किया जाता है तो वो माइनस हो जाएगा, वो कंसेशनल वैल्यू हो जाएगी। और उसके बाद जो है आपका, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसमें हमने देखना है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन अगर 25 लाख से ज़्यादा है तो 15% सैलरी का, और पॉपुलेशन अगर 10 लाख और 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ द सैलरी, और अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 7.5% ऑफ द सैलरी। ये तीनों केसेस कब होंगे, जब घर एम्प्लॉयर का है और उसने एम्प्लॉय को दे रखा है। लेकिन अगर वो रेंट पर लेकर देता है तो जो आप रेंट पे करोगे और 15% ऑफ द सैलरी, दोनों में से जो भी कम होगा। और दोनों केसेस में अगर फर्निशिंग की जाती है घर की तो हम फर्निशिंग का 10% कॉस्ट का जो है वो ऐड कर देंगे। और सभी केसेस में अगर एम्प्लॉइज से उसके बदले में कुछ चार्ज किया जाता है तो वो कंसेशनल रेट पे हो जाएगा, वो उसमें से लेस कर दिया जाएगा, तो वो उसका परक्यूजिट की वैल्यूएशन जो है वो हो जाएगी। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन का यहाँ पर मैं आपको बस आज का लेक्चर इतना ही, यहाँ तक आप करो और आराम से जो है इसको देखो वीडियो को। अगर क्वेश्चंस हो तो आप मुझे